24 अप्रैल 1993 दोपहर 1 बजे। गर्मियां शुरू हो चुकी थी और दिल्ली वालों को श्रीनगर की वादियों में घुमाने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर IC-427 जहाज तैयार खड़ा था। एक एक करके अपने परिवारों के साथ 140 यात्री इस फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इन्हीं यात्रियों में एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी भी था। इसके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और ये व्हीलचेयर की मदद से जहाज में घुस जाता है। जहाज में घुसने के बाद ये क्रू से रिक्वेस्ट करके बाथरूम के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। 1:57 पर यह फ्लाइट उड़ान भर लेती है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी पहली फ्लाइट थी और आसमान से धरती को देखकर उनके चेहरे पे से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब जहाज पूरी हाइट पकड़ चुका था और स्टेबल भी हो गया था। क्रू ने यात्रियों को सीट बेल्ट हटाने का बोल दिया और यात्रियों के खाने का सामान बांटा जा रहा था। फ्लाइट के अंदर खाने की खुशबू और लोगों के हंसने की आवाज भर चुकी थी। इन्हीं सबके बीच वो व्हीलचेयर वाला आदमी अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। इस आदमी से कुछ दूर खड़ी एक एयर होस्टेस इसकी तरफ देखकर हंसती है, मगर जैसे ही उसकी नजर इस आदमी के प्लास्टर से ढके पैरों पर पड़ती है तो उसके चेहरे की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो कुछ समझती या बोलती उससे पहले ही यह आदमी झुकता है और अपने प्लास्टर से 2 बंदूक और हैंड ग्रेनेड निकाल लेता है। उसके तुरंत बाद ये जोर से हाईजैक चिल्लाते हुए कॉकपिट में घुसता है और फ्लाइट को काबुल ले जाने का आदेश दे देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की हिस्ट्री में हुआ NSG का सबसे तेज रेस्क्यू ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कैसे इस फ्लाइट को काबुल जाने से रोका जाएगा। फिर हम देखेंगे कैसे हमारी NSG इस फ्लाइट में घुसेगी और सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकालेगी। आतंकवादी से काबुल जाने का ऑर्डर मिलते ही पायलट इस आतंकवादी से बहाना बनाता है कि काबुल जाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस से परमिशन लेनी पड़ेगी और यह काम दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है। ऐसे बहाना बना के पायलट दिल्ली ATC को मैसेज भेजता है कि फ्लाइट IC-427 हाईजैक हो चुका है और काबुल की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही दिल्ली ATC में खलबली मच जाती है और तुरंत इस खबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG को बताया जाता है। ये एक अम्ब्रेला ग्रुप था जिसमें NSG, IB, रॉ, आर्मी और सभी सुरक्षा एजेंसियों के चीफ एक साथ हाईजैक और टेरर अटैक जैसी सिचुएशंस पर फैसला लेते थे। CMG को खबर मिलते ही तुरंत इस आतंकवादी से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। अब दोपहर के करीब 3 बज चुके थे और फ्लाइट अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान की एयर स्पेस में कुछ देर उड़ने के बाद फ्लाइट को रिफ्यूल करने की जरूरत थी और उसके लिए फ्लाइट को लाहौर एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है। अब अगर ये फ्लाइट रिफ्यूल हो गई तो इसे काबुल पहुंचाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और अफगानिस्तान में तो तालिबान का दबदबा था, तो वहां नेगोशिएट करने का कोई विकल्प ही नहीं था। बस यही सब सोचकर CMG में मौजूद अफसर घबराए हुए थे। जैसे आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, वैसे ही जब भी देश पर ना सुलझने वाला संकट आता है तब काले कपड़ों में आतंकियों की मौत कहे जाने वाले ब्लैक कैट कमांडोज को बुलाया जाता है। दोपहर 4 बजे गुड़गांव के अपनी सरकारी बंगले में ब्रिगेडियर CB थापा कुछ मेहमानों के साथ लंच खत्म करके बैठे ही थे, तभी उनका पेजर बजने लगता है। अब ये पेजर मॉक ड्रिल्स के कारण तो सारा दिन बजता रहता था। थापा नजरअंदाज करने का सोचते हैं, तभी उनके घर का टेलीफोन भी बार बार बजने लगता है। यहाँ उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो पेजर उठाते हैं तो उसमें रेड अलर्ट का मैसेज फ्लैश हो रहा था। रेड अलर्ट का मतलब था कि ये मॉक ड्रिल नहीं बल्कि असली में मुसीबत का इशारा है। थापा तुरंत अपने मेहमानों को छोड़कर NSG के पालम एयरबेस की तरफ निकल जाते हैं। उधर पाकिस्तान पहली बार कोई अच्छा काम करता है और फ्लाइट को लाहौर में उतारने से मना कर देता है। यहां तक कि वो एयरपोर्ट पर मशीन गन लेकर खड़े हो जाते हैं। यह भारत के लिए पहली अच्छी खबर थी और अब पायलट आतंकवादी को समझाता है कि अगर काबुल जाना है तो रिफ्यूल करना होगा और अमृतसर एयरपोर्ट सबसे करीब है। अब फ्लाइट अमृतसर में उतर जाती है और इधर थापा पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वहां थापा के कमांडोज पहले से इंतजार कर रहे थे और यहां थापा को बताया जाता है कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और अमृतसर में खड़ी है। इसके बाद थापा समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो तुरंत अपने 350 कमांडोज के साथ भारतीय वायुसेना के IL-76 जहाज में अमृतसर के लिए निकल जाते हैं।
बीच रास्ते में उन्हें बताया जाता है कि हाईजैक जहाज अमृतसर के मेन रनवे पे खड़ी है, इसलिए वो वहां लैंड नहीं कर सकते। थापा और उनके कमांडोज को आदमपुर जाना पड़ता है और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो अमृतसर पहुंचते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर से भी एयरपोर्ट पे तो नहीं उतर सकते थे, इसलिए वो अमृतसर के डिफेंस एरिया में लैंड करते हैं। यहाँ से जिप्सियों में थापा और उनके कमांडोज शाम के करीब 5 बजे अमृतसर पहुंच जाते हैं। हमारी एनएसजी इस हाईजैक को कैसे विफल करेगी वो देखने से पहले तुरंत ये जान लेते हैं कि आखिर ये हाईजैक किया किसने था। आतंकवादी का नाम मोहम्मद यूसुफ था और ये हिजबुल मुजाहिदीन से था। ये वही संगठन है जिसने 1989 में अपने गठन के तुरंत बाद से ही कश्मीर में दहशत मचाई थी। इसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था, आर्मी और कश्मीर पुलिस पे हमले करके करीब 1000 लोगों को शहीद किया था। अभी तक आतंकवादी ने कोई डिमांड नहीं रखी थी, तो इस हाईजैक के पीछे का मकसद किसी को नहीं पता था। अब ऑपरेशन पे वापस चलते हैं। इनके अमृतसर पहुंचने से 10-15 मिनट पहले पंजाब पुलिस के डीजीपी KPS गिल भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों को जहाज के इर्द गिर्द तैनात कर दिया था और इसके साथ साथ हाईजैकर से बातचीत भी कर रहे थे। इन सब में अभी तक ये नहीं पता था कि हाईजैकर की डिमांड्स क्या है। इसके बाद थापा वहां की सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए गिल से मिलने जाते हैं और गिल अपने साथ खड़े SSP को इशारा करते हैं। उसके बाद SSP थापा को ब्रीफ करना शुरू कर देता है। इस ब्रीफिंग के दौरान थापा एक चीज नोटिस करते हैं कि पुलिस के जवान जहाज के चारों तरफ 50 मीटर के दायरे में खड़े हैं। थापा तुरंत गिल के पास जाकर इन्हें वहां से हटाने को कहते हैं, क्योंकि अगर आतंकवादी को हल्का भी खतरा महसूस हुआ तो वो ग्रेनेड फोड़ देगा। SSP से सारी सिचुएशन समझने के बाद हमारे कमांडो अपनी ड्रिल शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाज को स्नाइपर्स की मदद से घेरा जाता है। अब थापा जानते थे कि अगर रोशनी में कोई हरकत की तो आतंकवादी को दिख जाएगा और पूरे मिशन को फेल कर देगा। थापा को जैसे तैसे करके अंधेरा होने तक नेगोशिएशन को खिंचवाना था। थापा ये बात गिल को बताते हैं और आतंकवादी को उलझाना शुरू करते हैं। उधर ये आतंकवादी कहता है कि जल्द से रिफ्यूल करवाओ। इधर से गिल कहते हैं कि रिफ्यूल के ट्रक्स काफी सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा समय लगेगा। कुछ घंटे ऐसे ही करने के बाद अब शाम के करीब 7 बज जाते हैं। आतंकवादी का सबर टूटने लगता है और वो तुरंत काबुल जाने की बात कह देता है। इस बार गिल उसे ये कहकर टालते हैं कि काबुल जाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसना पड़ेगा, इसलिए हम पाकिस्तान से लगातार संपर्क साध रहे हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब ये सुन आतंकवादी का सबर टूट जाता है और वो गोली चला देता है। हालांकि गोली किसी को लगती नहीं है, लेकिन जहाज के आर पार हो जाती है। अब गोली के चलते ही अंदर और बाहर दोनों जगह लोग घबरा जाते हैं। अंदर बैठे यात्री डर के साथ अब भूख और प्यास से भी सुकड़ने लगते हैं। थापा समझ जाते हैं कि ज्यादा देर तक आतंकवादी को उलझाया नहीं जा सकता। वो तुरंत अपनी टीम के साथ रेड की प्लानिंग करने लगते हैं। सबसे पहले वो स्नाइपर्स की मदद से आतंकवादी की मूवमेंट और उनके पास मौजूद हथियार की जानकारी लेते हैं। स्नाइपर बताते हैं कि वो कॉकपिट के आसपास लगातार चक्कर काट रहा है और उसके पास 2 पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड है। इसी जानकारी के ऊपर थापा प्लान बनाते हैं। प्लान बिल्कुल सिंपल था। इस जहाज में कुल 7 दरवाजे थे। रात के अंधेरे में एक साथ कमांडो जहाज में घुसेंगे और आतंकवादी को मार गिराएंगे। बस फर्क ये था कि प्लान जितना आसान सुनने में लग रहा था, उतना हकीकत में था नहीं, क्योंकि इस हाईजैकर को प्लेन की काफी नॉलेज थी। वो प्लेन के चारों तरफ की लाइट बार बार ऑन ऑफ कर रहा था ताकि बाहर किसी भी तरह की मूवमेंट के बारे में उसे पता चलता रहे। इसी के चलते एनएसजी को पूरी तरह से अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब अंधेरा होता है, फिर हमारे ये कमांडोज जिन की तरह अंधेरे में विलुप्त हो जाते हैं। रात 10 बजे सभी लाइट्स को जानबूझकर बंद कर दिया जाता है और पूरा एयरपोर्ट सन्नाटे और अंधेरे में लिपट चुका था। आतंकवादी को कह दिया जाता है कि फ्यूल टैंकर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुकी है और वो रास्ते में है। यहां से हमारी एनएसजी का मायाजाल शुरू होता है। अब एयरपोर्ट पे सिर्फ रनवे की छोटी लाइट को जलता हुआ छोड़ा जाता है और इससे जहाज की बहुत बड़ी परछाई बन रही थी। इसके अलावा फ्यूल टैंकर धीरे धीरे जहाज की तरफ आगे बढ़ रहा था और रास्ते में कई जगह फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकर खड़े कर दिए गए थे। आतंकवादी को ये सब यात्रियों की सुरक्षा के लिए आम इंतजाम लगते हैं। वो बस प्यासे भेड़िए की तरह आंख गड़ा के फ्यूल टैंकर को जहाज की तरफ आता देख रहा था। इधर हमारे कमांडोज अब एक्शन शुरू करते हैं। वो पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पीछे छुपते हुए तुरंत जहाज की परछाई के घेरे में पहुंच जाते हैं। अपने काले कपड़ों के कारण वो अंधेरे में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि खुद अंधेरा भी उन्हें पहचान नहीं पाता।
फ्यूल टैंकर भी अब जहाज के लगभग करीब पहुंच गया था और आतंकवादी ये देखकर खुश होने लगता है। बस उसे ये नहीं पता था कि अब तक उसकी मौत यानी हमारे कमांडोज जहाज के बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं। हमारे ये कमांडोज स्नाइपर के साथ लगातार संपर्क में थे जो आतंकवादी की लाइव मूवमेंट बता रहा था। 6 कमांडोज अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। स्नाइपर मैसेज देता है कि आतंकवादी का मुंह कॉकपिट की तरफ है और वो कॉकपिट की तरफ चल रहा है। इतना सुनते ही हमारे कमांडोज एक स्पेशल डिवाइस के इस्तेमाल से जहाज के दरवाजों को खोल देते हैं। एक कमांडो कॉकपिट के दरवाजे से, दूसरा यात्रियों के दरवाजे से, बाकी के 4 कमांडोज इमरजेंसी और लगेज वाले दरवाजों से एक साथ जहाज में घुस जाते हैं। आतंकवादी हमारे कमांडोज की अंदर घुसने की आवाज को सुन के कुछ करता या कमर घुमा के देखता, उससे पहले तो उसकी गर्दन हमारे एक कमांडो की बाजू में दबी हुई थी। यह कमांडो उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन यह आतंकवादी हमारे कमांडो को हल्के में लेते हुए गोली चलाने की कोशिश करता है। तभी दूसरा कमांडो बिना कोई देरी किए आतंकवादी की उंगली ट्रिगर पे पहुंचने से पहले ही एक गोली उसके माथे से आर पार कर देता है। मात्र 5 मिनट में हवा की तरह हमारे कमांडोज अंदर घुसते हैं और हाईजैक का शोर मचाने वाले इस आतंकी को शांत कर देते हैं। अंदर से कमांडोज थापा को मैसेज भेजते हैं कि सर, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। थापा ये बात गिल को बताते हैं और इस सुन उन्हें अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। गिल तुरंत टेलीफोन से ये बात सीएमजी को बताते हैं। ये सुन वहां भी सब हैरान हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद सीधा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का टेलीफोन आता है। वो थापा से पूछते हैं कि 5 मिनट में इतनी मुश्किल सिचुएशन को निपटाना असंभव है, आपने ये कैसे किया। थापा उन्हें सारा कुछ समझाते हैं और उन्हें भी अपने कमांडोज पे बहुत गर्व महसूस होने लगता है। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारी सुरक्षा एजेंसियां सालों साल मेहनत करती हैं ताकि विकट परिस्थितियों से हमें निकाल सके। अगर आपको हमारी एनएसजी का यह ऑपरेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।